चलिए हम राजनीतिक व्यवस्था पर थोड़ा इन देशों पर नज़र डालें जहां स्थिति बेहतर है। पहली बात तो कि दोनों देशों में लोकतंत्र बना हुआ है। यहाँ जो राष्ट्रवाद का बुनियाद जो है वो लोकतांत्रिक व्यवस्था है। मैंने शब्द यूज़ किया है राष्ट्रवाद का बुनियाद। देश की जो भावना है, भारत देश या श्रीलंका, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था से ही पनपती है। लेकिन फिर भी जब तब कुछ ऐसी समस्याएं आ जाती हैं जिससे लगता है कि लोकतंत्र को कठोर चुनौती मिल रही है या मिलेगी, लोकतंत्र की ताकत को कमज़ोर करने की कुछ कोशिशें कभी कभी दिखाई देती हैं, तो चलिए हम थोड़ा देखें कि भारत में लोकतंत्र को स्थापित करने में प्रमुख चुनौतियां क्या क्या हैं। भारत में यद्यपि मैंने जैसा पूर्व में कहा लोकतंत्र की जड़ मजबूत है, पर जितनी स्थायी होनी चाहिए उसमें कुछ चुनौतियां आ रही हैं। तो क्या चुनौतियां हैं? सबसे पहली चुनौती लोकतांत्रिक प्रणाली को स्थापित करने की चुनौती। लोकतांत्रिक प्रणाली को स्थापित करने की चुनौती ही स्वयं सबसे बड़ी चुनौती थी, क्योंकि 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ तो भारत क्या था? रियासतों का देश था। वहाँ 600 के आसपास रियासतें थीं। दूसरे शब्दों में राजशाही, राजा, सामंतवादी प्रवृत्तियाँ, ज़मींदारी प्रवृत्तियाँ, इनका प्रादुर्भाव था। तो इसलिए लोकतंत्र की बात सोचना ही स्वयं में एक बहुत बड़ी चुनौती थी और उसको लोगों तक सफलतापूर्वक पहुंचाना। दूसरी जो समस्या थी वह थी बहुत बुरी अर्थव्यवस्था। सतत रूप से अकाल पड़ना, बाढ़ आदि की समस्या झेलना और विभाजन के परिणाम स्वरूप जो अर्थव्यवस्था पर चोट पहुंची वो तो बहुत गहरी थी। इसके अलावा तीसरी समस्या यदि हम देखें तो वो भारत की जनसंख्या, बहुत विशाल जनसंख्या। और जनसंख्या हमारे किसी भी तरह के अचीवमेंट को नेगेट करती थी, हमारे किसी भी तरह की सफलताओं पर उल्टा प्रभाव डालती थी। तो जनसंख्या हो गई तीसरी समस्या। अगली समस्या जो थी गरीबी, निर्धनता, क्योंकि भारत 200 वर्षों की गुलामी में रहा अंग्रेज़ों के, और अंग्रेज़ों ने कोई भारत के विकास के लिए यहाँ पे शासन नहीं किया, भारत के शोषण के लिए। और परिणाम स्वरूप देश का जितना धन था वो सब तो इंग्लैंड चला गया था। सोने की चिड़िया जिसे हम कहते थे, जहाँ दूध की नदियाँ बहती थी, उसे वे बहुत निर्धन छोड़ जा रहे थे। और शायद जा भी इसलिए रहे थे क्योंकि अब भारत से निचोड़ के लेने लायक उनके पास अब कुछ बचा भी नहीं था। तो एक अत्यधिक निर्धन देश, बीमारियों का देश, बेरोजगारी की समस्याओं से उलझता देश, क्योंकि बेरोजगारी की समस्या यहाँ इतनी ज़्यादा इसलिए थी क्योंकि कोई विशेष औद्योगिकरण तो था नहीं। खेती बाड़ी का भी हाल बहुत बुरा हो चला था। बरसात पर, मौसम पर निर्भर बारिश जब तब अकाल और बाढ़ जैसी स्थितियां पैदा करती थी। तो अगली समस्या ये थी। इन सब के बीच, इन समस्याओं के बीच आर्थिक समस्या, स्वास्थ्य एक और बहुत बड़ी समस्या थी शिक्षा। अशिक्षित संख्या यहाँ बहुत बड़ी मात्रा में थी, भरमार थी अशिक्षितों की। यानी जिसे हम 3R कहते हैं, रीडिंग, राइटिंग और अरिथमेटिक। हमारा प्रारंभ में शिक्षा नीति का एक तरीके से लक्ष्य यही था कि हम कम से कम लिखना, पढ़ना और आधारभूत गणित करना सिखा दें अधिकतर लोगों को, तो वही हमारी एक सफलता का पैमाना हो जाएगा। इस प्रकार इसका अर्थ ये कि हम आर्थिक दृष्टि से बहुत पिछड़े, स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत पिछड़े,
शिक्षा की दृष्टि से बहुत पिछड़े, सामाजिक दृष्टि से बहुत पिछड़े, और बीमारियां अलग, जनसंख्या की दिक्कतें अलग, बहुत सारी समस्याएं। इतनी समस्याओं के बीच रियासतों के छोटे छोटे टुकड़े, उनका एकीकरण, और एकीकरण के बाद ये सोचना कि किस तरह की शासन प्रणाली यहाँ लागू हो, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न भारत के सामने खड़ा था। आप सोच सकते हैं कि ये कितनी बड़ी चिंता की बात रही होगी कि ठीक है, अंग्रेज तो जा रहे हैं, पर क्या छोड़ के जा रहे हैं। आज के परिप्रेक्ष्य में यदि मैं अफ़गानिस्तान की बात करूं, तो अमेरिका जो वहाँ 20 वर्ष से था, एक तरीके से अफ़गानिस्तान में शासन कर रहा था, अचानक छोड़ के चला जाता है, तो आपने तालिबान का हाल, आपने अफ़गानिस्तान का हाल देख ही लिया होगा। दिन प्रतिदिन आप सुन रहे होंगे कि वहाँ किसी भी तरह की शासन व्यवस्था ना होने के कारण लॉ एंड ऑर्डर की क्या समस्या बनी हुई है। बस यही कुछ स्थिति भारत की थी उस समय, और पार्टीशन, पुनर्वास का मुद्दा तो था ही, विभाजन और पुनर्वास का मुद्दा तो था ही। तो इस सब में कौन सी शासन प्रणाली बनाई जाए, लागू की जाए, ये एक बहुत बड़ी समस्या थी। भारत उपनिवेश था, पराधीनता देख चुका था, इसलिए वो कतई नहीं चाहता था कि भारत लोकतांत्रिक प्रणाली अपनाए। भारत के सामने लोकतंत्र को स्थापित करने में जो चुनौतियां थीं, वो कुछ इतनी ज़्यादा थीं कि उसे लग रहा था कि शायद लोकतांत्रिक व्यवस्था यहाँ सफल नहीं हो पाएगी। लोकतंत्र को अपनाए जाने के लिए जो प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र को अपनाया जाए, ऐसा हम सोच रहे थे। स्थापित करने में जो सबसे बड़ी चुनौती थी कि प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र कैसे अपनाया जाए, जनता के प्रतिनिधि। दूसरा, विभिन्न जाति, धर्म, भाषा के लोग रहते थे, इनके बीच में एकता स्थापित करना। ये मैं सब समस्याओं की बात कर रहा हूँ कि इतनी समस्याएं, इतनी चुनौतियाँ, और उसमें लोकतांत्रिक प्रणाली, वो भी प्रतिनिधि मूलक लोकतांत्रिक प्रणाली लागू करने की। विभिन्न जाति धर्म की अलग दिक्कतें होती हैं, वे अपने अपने समुदाय में बटे रहते हैं। अनेकता में एकता का प्रतीक कहना एक चीज़ है, लेकिन वास्तव में धरातल में एक बहुत बड़ी दिक्कत थी। उसके बाद धर्मनिरपेक्षता, जो हमारा एक लक्ष्य था, वो एक बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि यहाँ विभिन्न धर्मों के लोग रहते थे, सब अपने धर्म का दबदबा बनाए रखना चाहते थे। खासकर बहुमत का जो धर्म है, वह अपने हावी होना चाहता था। लेकिन समस्या ये थी कि भारत में तो इतने सारे धर्म थे कि उनके अस्तित्व को, उनके औचित्य को भी स्थान देना होगा। साथ ही लोकतंत्रीय ढांचे के बिना भारत का विकास संभव ही नहीं था, ये तय था। क्यों? क्योंकि लोकतंत्रीय ढांचे में ही हम सबकी सहमति लेकर आर्थिक विकास कर सकते हैं, ये संभव था। तानाशाही या सैनिक सत्ता में इस ढंग के विकास की कल्पना नहीं की जा सकती। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि हम किस तरीके से इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को विकास के लिए रास्ते में ले जाएं। और इसीलिए हमने कौन सा रास्ता अपनाया? मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? संक्षिप्त में यदि कहूँ तो मिश्रित अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें समाजवाद और पूंजीवाद विचारधारा के गुणों को लेकर भारत में लागू किया गया। मैं फिर से दोहरा दूं, मिश्रित अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था, यानी कैपिटलिज्म और सोशलिज्म, इन दोनों के कुछ बातों को लेकर जो भारत के लिए उचित थी, एक नई व्यवस्था लागू की गई। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था को लागू करना ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि मिश्रित अर्थव्यवस्था की सफलता में ही हमारी राजनीतिक स्थिरता की सफलता भी काफ़ी कुछ निर्भर कर रही थी। भारत में जागरूक जो मीडिया, विरोधी दल समूह, दबाव समूह, इनकी स्वाधीनता के कारण भी लोकतंत्र की सफलता की उम्मीद की जा सकती थी, क्योंकि भारत में एक ऐसी नींव पड़ चुकी थी कि मीडिया जो है
या विभिन्न जो समूह हैं, विभिन्न जो सामाजिक संगठन हैं, वो एक तरीके से स्वतंत्रता की बयार महसूस कर रहे थे, स्वतंत्रता को एब्जॉर्ब कर चुके थे, और इसलिए उनके लिए संभव था कि वे लोकतांत्रिक व्यवस्था में मददगार बने। पर उस क्षण जब देश स्वतंत्र हुआ, यह एक बड़ी चुनौती ही थी। भारतीय जनता इसके अलावा अगली जो चुनौती की यदि बात करें तो लोकतांत्रिक व्यवस्था को ही स्थापित करना चाहती थी, और कोई व्यवस्था नहीं। दूसरे शब्दों में, जनता के एक वर्ग द्वारा मात्र लोकतांत्रिक व्यवस्था को ही लागू करने का जो दृढ़ निश्चय उनका था, यह भी अन्य वर्गों के लिए एक समस्या के रूप में थी। लोकतंत्र की व्यवस्था का संबंध एक तरीके से ब्रिटिश शासन से भी था, क्योंकि ब्रिटिश शासन जो है वह लोकतंत्री शासन था, और भारत की जनता ब्रिटिश लोकतंत्री शासन के परिणाम देख चुकी थी अपने देश में। तो एक तरीके से रेजिस्टेंस भी था, लेकिन इसके बाद भी भारतीय लोगों की तीव्र इच्छा थी कि भारत में ब्रिटिश पराधीनता को भुगतने के बाद भी हम लोकतंत्र प्रणाली को पसंद करेंगे। और अंतिम समस्या थी पुनर्वास की। पुनर्वास की समस्या लोकतंत्र के सामने, जैसा मैंने बताया, जो पुनर्वास, किनका पुनर्वास? 1947 में जब भारत विभाजित होता है तो जो एक देश से दूसरे देश, पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान से भारत आना और भारत से लोगों का वहाँ जाना, उन लोगों के रहने की व्यवस्था करना, रहन सहन की व्यवस्था करना, ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी। इस प्रकार भारत को लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए अनेक तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, ऐसा इनको मालूम था। ये संक्षिप्त में हुआ भारत के सामने लोकतंत्र को स्थायी बनाने की चुनौतियाँ। अब थोड़ा हम श्रीलंका की ओर जाएं। श्रीलंका, जिसे पूर्व में सिलोन भी कहा जाता था। श्रीलंका आप देखेंगे भारत के दक्षिण में उसके निकटस्थ राज्य जो है वो है तमिलनाडु, और तमिलनाडु में तमिल भाषी रहते हैं। श्रीलंका का वह क्षेत्र जो तमिलनाडु से निकटस्थ है, वहाँ भी तमिल भाषी रहते हैं, श्रीलंका के इस क्षेत्र में। तो यदि मैं जातीय संघर्ष की बात करूं तो उसकी शुरुआत इन तमिलों से होगी। श्रीलंका भारत के दक्षिण में है, और जो जलडमरू मध्य है, पाक जलडमरू मध्य बीच में, उससे वो अलग होता है। पश्चिम में जलडमरू मध्य, मन्नार की खाड़ी, फिर बंगाल की खाड़ी, और यहाँ पे हिंद महासागर है। एक और जहाँ तमिल लोगों तमिल की बहुलता थी, श्रीलंका के उस हिस्से में जो तमिलनाडु से निकटस्थ है, पर दूसरी ओर सिंभाली लोग, श्रीलंका की जो नेटिव पॉपुलेशन है वो सिंभाली लोगों की है। उनकी जो जनसंख्या है वो बहुत ज़्यादा है, बहुमत में है, और तमिल लोग अल्पमत में है। इस बात को आपको ख्याल रखना है। यदि हम जातीय संघर्ष की बात करें तो आप इस बात को मन में बैठा लें कि नेटिव श्रीलंकन, वहाँ के मूल रूप से रहने वाले लोगों को सिंभाली कहा जाता है, इनकी संख्या ज़्यादा थी। और जो तमिल माइग्रेंट, तमिल से जो प्रभावित हुए थे, वे अल्पमत में थे, और यहीं से जातीय संघर्ष की नींव पड़ती है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में श्रीलंका का एक बहुत खास महत्व है, क्योंकि वहाँ श्रीलंका जो है, आप देखेंगे ऐसी जगह स्थिति है जो हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, और फिर उसके बाद वो पूरा जो समुद्री रास्ता है वो वहीं से गुजरता है। तो एक बहुत महत्वपूर्ण व्यापारिक और सैनिक दृष्टि से एक बहुत महत्वपूर्ण जगह पर स्थित है। अब मैं आता हूँ जातीय संघर्ष के बैकग्राउंड पर। क्या कि जातीय संघर्ष हुआ क्यों? अल्पमत बहुमत
का तो मुद्दा था ही, लेकिन फिर भी इतना ज़्यादा संघर्ष क्यों हुआ जो जिसने पूरी श्रीलंका को और बल्कि एक समय तो पूरे विश्व को हिला दिया। श्रीलंका में 17.1 मिलियन की आबादी में 74% सिंहभाली हैं। क्या प्रतिशत है? 74%, यानी बहुत बड़ी संख्या। 13% तमिल है, मात्र 13%। लेकिन 13% तमिल भी एक अच्छी संख्या रखते हैं। 6% भारतीय मूल के तमिल। तो कुल मिला के क्या स्थिति हो गई? मैं पुनः दोहरा दूं, 74% सिंहभाली, 13% तमिल और 6% ऐसे तमिल जो भारतीय मूल के हैं, जो वहाँ बसे हुए हैं। यानी तमिल कुल हो गए 13 और 6 19%, लगभग 20% वहाँ तमिल हैं। धर्म की यदि बात करें तो सिंहभाली लोग बौद्ध धर्म के फॉलोअर हैं। वे बौद्ध धर्म को राज धर्म मानते हैं, जबकि तमिल लोग हिंदू धर्म को अपना धर्म मानते हैं। बौद्ध धर्म बनाम हिंदू धर्म। बहुसंख्यक जो है सिंहभाली, इनमें इनकी जो पकड़ है नौकरियों में बहुत गहरी है, केवल जनसंख्या के कारण ही नहीं बल्कि अन्यथा भी। विश्वविद्यालय, सरकारी नौकरियां, फौज, सेना, नौसेना, वायुसेना, ये सब जगह इनकी बहुलता है। तो पहली बात सिंहभाली बहुसंख्यक, दूसरा इनका धर्म बौद्ध धर्म, तीसरा इनकी विभिन्न नौकरियों में प्रचुरता। जनसंख्या, धर्म और नौकरियों, इसमें सिंहभाली की बहुलता के बाद अब हम देखते हैं, हमको ये भी मालूम होना चाहिए कि भाषा के मामले में भी सिंहभालियों ने अपनी भाषा को देश की भाषा बना दिया। उन्होंने उसे राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया क्योंकि उनकी बहुलता थी। तमिल लोगों की भाषा तमिल थी। दूसरे शब्दों में हम ये देख सकते हैं कि दोनों के बीच में कितना अंतर है। अब अंतिम जो अंतर है वह है लिट्टे। तमिल लोगों ने क्या किया, एक संस्था बनाई जिसका नाम था LTTE, लिट्टे। तमिल इलाम के नाम से एक संगठन बनाया, तमिल इलाम। ये जो संगठन है, ये संगठन अपने लिए एक अलग राज्य की मांग कर रहा था, राष्ट्र की नहीं। प्रारंभ में ये एक राज्य की मांग कर रहे थे। लिट्टे अपने संगठन के अध्यक्ष, जिस दल का नाम था तमिल इलाम, जबकि सिंहभालियों का कहना था कि तमिल तो विदेशी हैं, तो इन्हें सरकार और राजनीतिक संस्थाओं में किसी भी तरह की भागीदारी का भी अधिकार नहीं है। ये जो 4 बातें थीं, 4-5 बातें, इन्होंने दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा कटुता पैदा कर दी। तमिल के द्वारा थोड़ा प्रयास किया जाना कि हमारे लिए अपनी भाषा हो, हमारे लिए अपना धर्म हो, हमारे लिए अपनी नौकरियां हो, इसलिए हमारे लिए एक अपना राज्य दे दिया जाए, तो इसके बदले सिंहभालियों का कहना था कि तमिल लोग तो विदेशी हैं, इसलिए उन्हें किसी भी तरह के इस तरह के अधिकार की मांग करना उनके द्वारा अनुचित है। उन्हें उनकी किसी भी तरह की भागीदारी ही अनुचित है। तमिल की मांगें क्या थीं? एक तो उनका था कि जो एक सरकार आप बनाए हो उसका विरोध किया, पहली बात। दूसरा, वो चाहते थे कि भारत सरकार जो है वो उनके हितों की रक्षा करे और उन पे दबाव बनाए। किनके हितों की? तमिलों के हितों की। तमिलनाडु के तमिल वासियों के माध्यम से भारत सरकार पे दबाव पड़ता था कि श्रीलंका के तमिलों के हित में कुछ दबाव बनाए और इस समस्या का निराकरण करे। 1983 के बाद स्थितियां कुछ बदतर हो गई और एक तरीके से सैनिक संघर्ष शुरू हो गया, जब तमिल जनसंख्या ने अपने लिए अलग राज्य यानी तमिल इलाम की मांग सामने रखी। तमिल इलाम की मांग दूसरे शब्दों में कब आई? 1983 के बाद। एक अलग राज्य की मांग 1983 के बाद आई और इसकी प्राप्ति के लिए उन्होंने
LTTE की स्थापना कर दी, यानी एक सैनिक संगठन जो एक बहुत बड़ा आतंकवादी संगठन बन के बाद में सामने आया। विश्व के सबसे खतरनाक आतंकवादी संगठनों में LTTE शामिल था। LTTE का फुल फॉर्म है लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलाम। लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलाम, इलाम माने राज्य। तो ये संक्षिप्त में से लिट्टे कहा गया और इनकी मांग क्या थी कि हमें एक अलग राज्य दिया जाए। LTTE ने अपने देश की सेना यानी श्रीलंका की सेना के साथ संघर्ष शुरू किया और एक तरीके से बहुत समय तक ये गृह युद्ध का रूप लिया, लड़ाई चली और इस संगठन ने कई बार श्रीलंकन फौज के साथ टक्कर ली और शासन को भी बड़ी कठिनाई में डाल दिया। जैसा मैंने बताया कि भारत सरकार पे लोग सतत रूप से दबाव बनाए हुए थे कि हम लोग भी सजातीय हैं यानी तमिल हैं, तो हम तमिलों की रक्षा का दायित्व भारत सरकार पर है, समस्या के निराकरण का दायित्व भारत सरकार पर है। तो भारत सरकार ने उसके लिए कुछ प्रयास किया और 1983 के बाद जब तमिल राज्य की स्थापना को लेकर सैनिक संघर्ष हुए तो 1987 आते आते भारत सरकार ने एक तरीके से शांति स्थापित करने के लिए सेना भेजी। इंडियन पीस कीपिंग फोर्स IPKF, इंडियन पीस कीपिंग फोर्स शांति के लिए भेजी, लेकिन ये शांति सेना सफल नहीं हो पाई। श्रीलंका ने बहुत विरोध किया, लिट्टे ने ही कुछ समय बाद इसका विरोध किया और भारत सरकार को विवश किया कि इस सेना को वापस बुला लिया जाए। घटनाक्रम देखिए कैसे हो रहा है। 1983 और 1983 के बाद 1987 में भारत सरकार तमिलों के अनुरोध पर दखल देती है और दखल के रूप में एक तरीके से समझौता होता है जिसके तहत भारत अपनी फौज पीस कीपिंग के उद्देश्य से, शांति बनाए रखने के उद्देश्य से वहाँ भेजता है। लेकिन कुछ समय बाद भारतीय सेना की उपस्थिति का वहाँ घोर विरोध होता है और भारत को सेना वापस बुलाने के लिए विवश होना पड़ता है। भारत की फौज तो वापस आ गई, लेकिन यदि देखा जाए तो एक तरीके से समस्या अभी भी बनी हुई है। इस तमिलों के अपनी समस्या का कोई संतोषजनक हल अभी तक नहीं निकला है। कई दूसरे देशों ने भी समझौता करने की, शांति लाने के प्रयास किए लेकिन सफल नहीं हो पाए और युद्ध विराम जिसे बोलते हैं उसकी स्थिति बनी ताकि गृह युद्ध जो है वो कुछ समय तक टले। लेकिन सच्चाई तो ये है कि तमिलों की समस्या यथावत बनी रही। मार्च 2007 में उग्रवादियों ने तो ये लिट्टे के लोगों ने कोलंबो हवाई अड्डे पर भी हमला किया, वहाँ विस्फोट भी किया, लेकिन स्थिति कोई बदली नहीं, बेहतर नहीं हुई और आतंकवादी गतिविधियों का तमिल सरकार ने, श्रीलंकन सरकार ने बड़ा कठोर जवाब दिया। परिणाम ये हुआ कि लिट्टे की गतिविधियों को लेकर, आतंकवादी गतिविधियों को लेकर दुनिया में उसके खिलाफ एक तरीके से परिस्थितियां विपरीत होने लगीं। आतंकवाद एक बुरे रूप में जाना जाने लगा। सितंबर 2001 में अमेरिका में जो घटना हुई थी 9/11 जिसे बोलते हैं, उस 9/11 के मद्देनज़र लिट्टे को भी आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया गया, क्योंकि लिट्टे भी, जैसा मैंने पूर्व में बताया, एक अत्यधिक आधुनिक फौज के रूप में अपने को तैयार कर चुका था। और जिस तरीके से 9/11 की घटना ने पूरे दुनिया को हिला दिया, उस आतंकवादी घटना ने, उस घटना के परिप्रेक्ष्य में उस घटना का एक परिणाम ये भी था कि लिट्टे को आतंकवादी घोषित किया गया। और ये कब की बात है? 2008 के आसपास। 3 वर्ष तक लगातार श्रीलंका की फौज ने लिट्टे के साथ मोर्चा लिया और उसके बाद अंततः लिट्टे को पूरी तरह से समाप्त कर दिया। 2008 से लिट्टे के साथ सिंभाली फौज या श्रीलंकन फौज
सतत रूप से लड़ती रही और उसके जो मुखिया थे, लिट्टे के मुखिया जिनका नाम था प्रभाकरन, उनको मारा और उसके साथ ही लिट्टे एक तरीके से पूरी तरह समाप्त हो गया। उसका सफाया करने में श्रीलंका की सरकार, श्रीलंका की फौज सफल हुई। अब जब लिट्टे चला गया है तो ये वह दौर है जब लिट्टे जो तमिल एस्पिरेशंस को, तमिल आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व कर रहा था, उसे आतंकवादी घोषित किया गया और उसके बाद इसका पूरा सफाया किया गया। तो आज वहाँ तमिलों की क्या स्थिति है, वर्तमान में क्या है, यानी लिट्टे के बाद ये आंदोलन ही समाप्त हो गया। पहला अलग तमिल राज्य बनाने का आंदोलन समाप्त तो हो गया, लेकिन तमिल समस्या बनी हुई है। तमिल लोगों के अंदर अभी भी अपनी भाषा, अपने धर्म, अपने संस्कृति को लेकर एक विद्रोह की भावना बनी हुई है, क्योंकि उनकी ये सतत रूप से फीलिंग है कि संभालियों के द्वारा उनका शोषण किया जा रहा है। तो तमिल समस्या का कोई स्थायी समाधान नहीं निकल पाया है, यद्यपि लिट्टे की समस्या समाप्त हो गई। आज की तारीख में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि युद्ध के दौरान जो तमिल लोग विस्थापित हुए उनको कैसे पुनर्स्थापित किया जाए, जिन्हें यहाँ से वहाँ हटना पड़ा, जाना पड़ा, उन्हें कैसे पुनः स्थापित किया जाए, उन्हें कैसे जगह दी जाए। और भारत इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है तमिल लोगों के पुनर्वासीकरण के कार्य में। दूसरा, जो लड़ाई के अंतिम क्षणों में, जो अंतिम दौर में जो श्रीलंकाई फौज ने तमिलों के साथ या लिट्टे के फौजियों के साथ जो अत्यंत अमानवीय व्यवहार किया, उसको लेकर संयुक्त राष्ट्र संघ में बहुत चर्चा हुई, क्योंकि ये फौज का व्यवहार मानवाधिकार के खिलाफ था और संभवतः उसे श्रीलंका का शह भी, श्रीलंकन सरकार का शह भी मिला हुआ था। और ये व्यवहार मात्र केवल फौजियों के खिलाफ नहीं था, केवल लिट्टे में शामिल लोगों के खिलाफ नहीं था, बल्कि जो भी तमिल लोग थे, पुरुष, महिलाएं, बच्चे, इन सब के साथ जिस तरीके का व्यवहार हुआ उसकी पूरे विश्व में निंदा हुई और उसको लेकर मामला मानवाधिकार के तहत संयुक्त राष्ट्र संघ में लंबित है। और श्रीलंकन सरकार को कैसे दंडित किया जाए, इस पर वहाँ बारंबार विचार होता है। भारत ने श्रीलंका के विरुद्ध मतदान किया है इसको लेकर, लेकिन बात आगे कुछ बढ़ी नहीं है। तमिलनाडु राज्य में भी इसका बड़ा विरोध हुआ है, लेकिन विरोध के बाद या विरोध के अलावा कुछ विशेष हासिल नहीं हो पाया है। लिट्टे के बाद की तमिल समस्या किस तरीके से अपना रास्ता बदलती है और कौन सा नया रास्ता अख्तियार करती है, उसमें भारत का क्या रोल है। जहाँ तक भारत की बात है, जैसा मैंने बताया, भारत का लिट्टे से बहुत गहन संबंध, लिट्टे से नहीं लेकिन लिट्टे से संबंधित जो जाति है तमिल, उनसे बड़ा गहन संबंध, क्योंकि तमिलनाडु में तमिल हैं और श्रीलंका के तमिल का काफ़ी कुछ रिश्ता तमिलनाडु के तमिलों से है। तो भारत ने इसके स्थायी समाधान के लिए भी कुछ सुझाव दिए। एक तो मैंने जैसा पहले बताया IPKF भेजा था उसने, इंडियन पीस कीपिंग फोर्स। दुर्भाग्य से वह प्रयोग सफल नहीं हो पाया, लेकिन लिट्टे की समाप्ति के बाद, उसके आमूलचूल विनाश के बाद तमिल समस्या का स्थायी समाधान निकालने के रास्ते में भारत ने एक सुझाव रखा और उसने ये किया कि तमिल बहुल उत्तरी और जो पूर्वी हिस्सा है तमिल बहुल, उसको एक अलग राज्य का दर्जा दे दो, उसे एक स्वायत्तता दे दो। अलग राज्य और स्वायत्तता का अर्थ ये कि तमिलों के क्षेत्र का शासन तमिलों द्वारा चलाया जाएगा, यद्यपि वह केंद्र की सत्ता के मातहत रहेगा। लेकिन दुर्भाग्य से भारत की इस मांग के बावजूद भी श्रीलंका सरकार इसे मान नहीं रही है।
क्योंकि उसके अपने स्वार्थ उसमें मिले हुए हैं। श्रीलंका में एक नया तमिल राजनीतिक दल सामने आया, तमिल नेशनल अलायंस, और उसकी स्थापना में भी एक तरीके से भारत ने परोक्ष रूप से योगदान दिया है। हिंसक संघर्ष तो लिट्टे के बाद समाप्त हो गया, जो एक आतंकवादी संस्था थी, लेकिन अभी भी स्थायी समाधान नहीं निकल पाया है और भारत के भरसक प्रयास के बावजूद भी समस्या जस की तस बनी हुई है। ये जो जाति संघर्ष है श्रीलंका का, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था को एक तरीके से चैलेंज तो कर रहा है, लेकिन सौभाग्य से इस समस्या के बावजूद भी वहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था बनी हुई है, अक्षुण्ण है, कायम रही है। और यही एक ऐसा राष्ट्र है भारत के बाद जो साउथ एशिया में लोकतंत्र को स्थायी बना के रख सका है। और इसी का परिणाम क्या हुआ है कि लोकतंत्र के बनाए रखने के कारण वहाँ का जो मानवीय सूचकांक है, मानवीय विकास दर है और उसकी आर्थिक वृद्धि है, वह बड़ी अच्छी रही है। श्रीलंका उन एक दो देशों में से एक है जो साउथ एशिया में वास्तव में विकास की ओर बढ़ रहे हैं। उनका स्तर बहुत उच्च है। श्रीलंका भी ब्रिटिश उपनिवेशवाद रहा था, परंतु उसने भारत के बराबरी पर विकास किया है और कुछ क्षेत्र में तो उसकी जो दर है, मैं दर की बात यदि करूं तो दर में यानी प्रतिशत के रेट में श्रीलंका का दर कुछ क्षेत्रों में ज़्यादा है। मानव विकास और उसके जो आर्थिक वृद्धि है, इसके दर की प्रगति को हम इस तरीके से कुछ देख सकते हैं कि जनसंख्या वृद्धि पर सफलतापूर्वक नियंत्रण, ये एक बहुत बड़ी सफलता है श्रीलंका की। क्योंकि जब मैंने समान समस्याओं की बात की थी इस क्षेत्र के साउथ एशिया की, तो उसमें एक समस्या जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या विस्फोट की मैंने बात की थी। लेकिन श्रीलंका ने अपने को अनुशासित रखते हुए जनसंख्या की वृद्धि पर एक अच्छी तरह नियंत्रण पाया है और विकासशील देशों में वो पहला देश है, पहला, ये उसका बहुत बड़ा अचीवमेंट है, जो आज अपनी जनसंख्या को नियंत्रित रखा हुआ है। इस बात को आप ख्याल रखेंगे कि श्रीलंका के लिए या साउथ एशिया के लिए ये एक बहुत बड़ी सफलता है। एक उसने उदाहरण पेश किया है। दूसरा जो तरीका है जिससे हम श्रीलंका की प्रगति को तौल सकते हैं, माप सकते हैं, वो है कि श्रीलंका ने सबसे पहले अपनी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण किया। उदारीकरण क्या होता है? लिबरलाइजेशन, अर्थव्यवस्था का उदारीकरण, यानी अर्थव्यवस्था को उदार बनाना। उदार बनाने से तात्पर्य यह है कि उसे व्यापार के लिए खोलना, लाइसेंस राज को समाप्त करना या न्यूनतम करना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना और जो ग्लोबल सेटअप है अर्थव्यवस्था का, ग्लोबल वैश्विक अर्थव्यवस्था में शामिल होना। श्रीलंका इन देशों में पहला देश था। भारत में यदि हम बात करें भारत के संदर्भ में तो आगे हम पढ़ेंगे ही, लेकिन फिर भी हम जान लें कि ये ग्लोबलाइजेशन हमारे यहाँ 1991 में जब पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे उस समय प्रारंभ हुआ था। लेकिन श्रीलंका ने इससे पहले ही इसमें अपना उदारीकरण को अपनाकर एक नई मिसाल पेश की थी और इसी का परिणाम था कि उसकी आर्थिक वृद्धि का दर अन्य देशों से बहुत ज़्यादा है। दूसरा पैमाना जिस पे हम श्रीलंका की वृद्धि की बात कर सकते हैं एविडेंस के साथ, वो है कि कई वर्षों तक वहाँ गृह युद्ध हुआ, जिसका जिक्र मैं पूर्व में कर चुका हूँ। गृह युद्ध जिसमें तमिल बनाम सिंभाली में बहुत लंबी लड़ाई चली, बहुत घातक लड़ाई चली, बहुत हथियारों का बहुत दुरुपयोग हुआ, सेना बनाम सिविल ऐसी लड़ाई चली। और जब गृह युद्ध होता है तो बड़ा खतरनाक होता है, वह देश को पूरी तरह निचोड़ देता है आर्थिक दृष्टि। लेकिन इसके बावजूद भी श्रीलंका ने अपना आर्थिक दर बनाए रखा। उसकी प्रतिवर्ती सकल घरेलू उत्पाद आज भी दक्षिण एशिया में सबसे ज़्यादा है। इन सब के बावजूद ये जो 4-5 समस्याएं मैंने बताई, इसके बावजूद भी वहाँ लोकतंत्र है,
वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था लोकतंत्र पर खड़ी हुई है। ये स्वयं भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और श्रीलंका की मजबूती का एक पैमाना है। श्रीलंका की मजबूती का एक प्रदर्शन है कि किस प्रकार इन तमाम समस्याओं के बावजूद, और ये बहुत भारी समस्या थी, खासकर जातिवादी समस्या जो थी, उसके बावजूद उसका लोकतंत्र अभी भी बना हुआ है और गहरी जड़ें हो चली हैं। जातिगत समस्या श्रीलंका, इसको अब हमने समझ लिया और भारत के पड़ोस में रहने वाले एक ऐसे राष्ट्र के बारे में हमने जान लिया जो विकास के पथ पर सतत रूप से अग्रसर है, जिसने जनसंख्या पर नियंत्रण रखा है और जिसकी राजनीतिक व्यवस्था लोकतंत्र पर आधारित है और मजबूत है।